मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा था चैप्टर जो 8 है उसका प्रश्नावली 1 वो पूरी तरीके से देखा, आसानी से मैंने आपको समझाया, जो कि था बैंकिंग। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का नाम क्या है हमारा? कराधान। कराधान मतलब टैक्स। आप सभी के घर में जिनके मम्मी पापा जॉब में होंगे उन लोग साल के लास्ट में या मार्च के आसपास क्या करते हैं? टैक्स पटाते हैं। तो टैक्स कैसे पटाते हैं इसके बारे में आज आपको पता चलेगा कि कितना टैक्स कैसे हमको देना पड़ता है। ये क्या है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं लेकिन रहते आसान हैं। आपको आराम से समझ में आएगा। आप मेरे साथ जुड़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, हम सीधा पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, समझते रहना क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन लॉजिकली एकदम समझ में आएगा। मैं आसानी से आपको इसको 5 स्टेप में तोड़कर समझाऊंगा जिससे आप इसको भूलेंगे नहीं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में और 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा जमा करता है। 25,000 रुपये का बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में जो कि 100% मुक्त है उसमें 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देकर मतलब कितना आय दिया उसका गणना करना है। सभी बचत 1,00,000 रुपये तक मुक्त है। ठीक है, इसमें शिक्षा उपकर भी लास्ट में दिया है और बीच में एक टेबल दिया है। देखो, क्वेश्चन देख के घबराना मत कि क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है। मैं आसानी से आपको समझाऊंगा। देखिए, 5 स्टेप में हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो आपको दिख रहा है ना, वो देखते हैं। वार्षिक आय कितना दिया है? ठीक है, शुरू करेंगे तभी ख़त्म होगा, तो शुरू तो करना पड़ेगा। तो जो जानते हैं उससे शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन में दिख रहा है। वार्षिक आय देखो दिया है 4,10,000 रुपये। ठीक, इतना तो दिया है, इतना तो दिख रहा है। अब देखो, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना कि वो दान कितना कर रहा है, पहले उसको देखो। तो दान देखो ये क्या क्या कर रहा है। क्योंकि दान में टैक्स लगता नहीं है ना, इसलिए उसको पहले देखना है। तो ये दान कर रहा है हमारे पास प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये कर रहा है और वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये कर रहा है। ठीक है, तो इसका देखो पहला स्टेप क्या रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। पहला स्टेप में हमको देखना है कि वो दान क्या क्या किया। ठीक है, तो दान क्या किया? वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। ठीक है, इसको समझ जाना। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना दिया? 20,000, 20,000 रुपये। और कहाँ दिया? वृद्धाश्रम में दिया, है ना। वृद्धाश्रम में कितना दिया? 12,000 रुपये। ठीक, इतना तो क्वेश्चन में दिख रहा है। लेकिन देखो, इसमें प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% कर मुक्त बोला है जो कि 20,000 रुपये है। वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये दे रहा है जिसमें 50% कर मुक्त है। मतलब इसका जो 50% है वो कर से मुक्त है। ठीक है, तो इसका 50% कितना होगा? 12,000 का आधा कितना होगा? 6,000। तो 12,000 का पहले 50% निकालते हैं। ठीक है, परसेंट निकालने का ये नियम है। जितना परसेंट निकालना है उतना गुणित, मतलब उतना बटे 100 कर दो। तो ये चला जाएगा, ये दोनों चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 50 शून्य शून्य, 50 दूनी 100 का जीरो हासिल किया 10, 50 एकम 50 और 10 60। तो टोटल कितना हो गया? 6,000। ठीक, तो इसका जो है ये 100% कर मुक्त है, मतलब इसमें कर देना ही नहीं है। मतलब इसको हम जो इनकम है उससे आराम से हटा सकते हैं, इसका कर नहीं लगेगा। वृद्धाश्रम में जो 12,000 दिया वो 50% कर मुक्त है, मतलब उसमें सिर्फ आधे का कर देना है, आधा जो है फ्री है। तो वृद्धाश्रम में कितना हो गया? कर मुक्त होने के बाद कितना आ गया? 6,000। ठीक है, कर मुक्त जो था उसको करने के बाद 6,000 आया ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो इतना ही है। कर दान जो दिया है वो इतना ही है। कितना हो जाएगा? 26,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? टोटल मतलब कुल दान, है ना। कुल दान कितना किया? कुल दान किया ये 26,000 रुपये का दान कर दिया। तो ये दान किया है। अब ये वार्षिक आय में से कम होगा दान किया है तो टोटल अब कितना आय बचा उसके पास, मतलब कितना इनकम बचा राशि। तो बची राशि कितना हो जाएगा? अब बची राशि हो जाएगा जिसका कर देना है, कर योग्य बची राशि है ना ये। इसको क्या है, देखो लिख के अच्छे से इसको आपको समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। तो लिखना इसमें ज़रूरी है। ऐसा जो लिख रहा हूँ मैं, आपको बड़ा बड़ा लिखना है, मैं तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ। कर योग्य बची राशि कितना हो जाएगा? 4,10,000 में से 26,000 चला जाएगा। इतना हो गया। देखो, अब 4,10,000 में से 26,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 3,84,000।
ठीक, ये पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ समझ में आने लायक मतलब ना आने लायक चीज़ तो है नहीं। कितना बच गया उसके पास 3,84,000। अब दूसरा स्टेप में चलेंगे, ठीक है, इसको लिख लिया आप, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। राशि उसके पास कितना बच गया यहाँ पे लिख देता हूँ, बची राशि कितना है, उसके पास बची राशि है 3,84,000। ठीक, अब देखो सेकंड स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप रहेगा कि वो कहाँ कहाँ पैसा जमा किया। ठीक है, जमा भी तो कर रहा है, क्वेश्चन के शुरू में तो जमा किया, उसी को बता रहा है। तो कहाँ कहाँ जमा किया, देखो वो प्रति माह 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है। तो जमा पहले कहाँ किया, सामान्य, है ना, इसको समझना, सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह कितना दे रहा है, 4,000। और ये जो आय बनता है वो पूरे साल का बनता है, तो एक माह में 4 दे रहा है, तो साल में कितना दे रहा है वो निकालने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 48,000। ठीक है, तो सामान्य भविष्य निधि में वो पूरे साल भर में 48,000 रुपये जमा कर रहा है। और क्या जमा कर रहा है, और 24,000 रुपये का वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम खरीद रहा है। मतलब बीमा ले रहा है, कितने का ले रहा है, 24,000 का। और देखो उसमें साफ लिखा है वार्षिक, मतलब ये साल भर का ही है। तो टोटल ये इतना क्या कर रहा है, जमा कर रहा है पैसा, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाँ, एक और है, 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीद रहा है। ठीक है, पत्र खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है, 25,000 का। पूरा आप लंबा लंबा लिख लेना उसको, 25,000 का बचत पत्र खरीद रहा है। तो इसके पास टोटल कितना जमा किया, मतलब कुल जमा राशि कितना हो गया इसके द्वारा, कुल जमा राशि हो गया, जोड़ देते हैं तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24, 48, ये दोनों हो गया 49 मिलके, और 49 और 48 कितना हो जाएगा, 97। तो 97,000 रुपये टोटल क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। अभी भी सेकेंड स्टेप चल रहा है ना हमारा, इतना जमा किया है, इसको हटा देते हैं अब इतने को। तो कुल जमा राशि इतना हो गया, तो अब कर योग्य आय कितना हो गया, कर योग्य आय मतलब जिसका कर अब देना है वो कितना हो गया, 384 बचा था। तो 384 में से आपको 97,000 निकल जाएगा। तो 384 में से 97,000 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 14 में 7 गया तो 7 हो गया, 7, 17 हो गया, 17 में 9 गया तो 8, और ये हो गया 2। तो 2,87,000 रुपये अब इसका कुल आय इतने का बनेगा। इतने में समझ में आ गया ये चीज़, है ना। तो अब इसके पास बचा राशि कितना हो गया, मतलब कर योग्य राशि कितना हो गया, आय राशि कुछ भी लिखो चलेगा, है ना। कर योग्य अब कितना हो गया, 2,87,000 रुपये, 2,87,000 रुपये। ठीक, ये दूसरा स्टेप था। 2 स्टेप क्लियरली समझ में आया होगा, आराम से प्यार प्यार से हम समझ रहे हैं इसको। अब तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप में क्या करना रहेगा, देखो अब 2,87,000 रुपये उसके पास बचा है। इसके बाद देखो हमारे पास जो क्वेश्चन के शुरू ऊपर में जितना दिया था वो क्लियर हो गया है। एक लाइन नीचे में दिया है, सभी बचत 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त है। तो टोटल हम 97,000 रुपये हुआ था बचत जो किए थे वो, तो 97,000 1,00,000 से कम है। तो इस लाइन का इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पड़ेगा, जहाँ पड़ेगा वहाँ बताऊँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो लाइन ख़त्म हो गया। आगे देखो अब एक टेबल दिया है, टेबल में क्या दिया है, 2,00,000 रुपये तक कोई भी दर नहीं देना है, मतलब कोई भी आय नहीं देना है, शून्य है। फिर 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10% देना है, और 5,01,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 20% देना है। इसका मतलब क्या है, देखो आराम से समझते हैं। थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो जो छूट दे रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, ये छूट है जो दिया है ना। तो कैसा छूट दिया है, 2,00,000 रुपये तक हमको कर नहीं, मतलब इसके पास जितना इनकम बचा है लास्ट में, ये कर योग्य आय दान करने के बाद और बचत करने के बाद जितना बचा है वो कितना है उसको देखो। तो 2,87,000 रुपये है। तो 2,87,000 रुपये में से 2,00,000 रुपये तक का हमको कर नहीं देना है। ठीक है, तो 2,87,000 में से 2,87,000 में से 2,00,000 को हमको सीधा सीधा माइनस कर देना है, क्योंकि इसका कर हमको देना नहीं है। कितना बचेगा, देखो 87,000 रुपये बच गया। ठीक, 87,000 रुपये बचा। इसके बाद क्या क्या करना है, देखो इसके बाद क्या दिया है, ये 2,00,000 रुपये तक का तो हो गया, ये 87,000 एक्स्ट्रा बच गया। देखो दूसरा लाइन क्या क्या दिया है उसमें,
कि 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के बीच का को 10% देना है। तो 2,87,000 में से 2 लाख रुपए बच गया, ख़त्म हो गया, भूल जाओ उसको। अब जो 87,000 बचा है वो 2 लाख से एक्स्ट्रा था, तो जो 2 लाख से एक्स्ट्रा है उसमें देखो क्या लिखा है, 10% का हमको टैक्स देना है। तो 87,000 का हमको 10% देना पड़ेगा। तो इसका 10% कितना हो गया, सॉरी, इसका 10% कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये और ये कितना बचा, 8,700 रुपये। तो 8,700 रुपये 10% देने के बाद इतना बचा है। क्या हुआ है समझ में आया होगा, एक बार फिर से बताता हूँ। थर्ड स्टेप में हम क्या किए, जितना जो राशि बचा था उसमें से ये देखे हम टेबल में से कि छूट कितने तक में है, तो 2 लाख तक में छूट था। तो जितना बचा था उसमें 2 लाख रुपए को हम ख़त्म कर दिए, और जो बचा 87,000 ये 2 लाख से ऊपर का पैसा है। तो 2 लाख से ऊपर के पैसा में देखो 2 लाख से 5 लाख के बीच में 10% देना था, तो इसका हमको 10% टैक्स देना है। तो 10% हम ऐसे ही निकालते हैं। इसके बीच में आपको लाइंस लिखने हैं, क्या क्या लाइंस लिखने हैं बताता हूँ एक बार। कर योग्य राशि इतना है, उसके बाद जो टेबल दिया है तो टेबल के अनुसार मतलब शर्त के अनुसार 2,87,000 रुपये जो है क्या है, 2 लाख और 5 लाख के बीच में है, और 2 लाख और 5 लाख के बीच में है, उसमें 2 लाख रुपए में छूट भी है। तो 2 लाख घटा के इतना बचे, और इसका जो है 10% निकाले शर्त 2 के अनुसार, ठीक है ना। तो ये शर्त 1 शर्त 2 इन शब्दों का प्रयोग इसमें करना। तो कितना बचा हमारे पास, 87,000 रुपये, सॉरी 8700 रुपये बच गया। ये क्या था, हमारा थर्ड स्टेप था। ठीक, सबको बुला देता हूँ। बचा कितना है लास्ट में देख लो यहाँ पे, 8700, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, अब एंडिंग की ओर आ गया है। फोर्थ स्टेप में क्या रहेगा, उपकर। उपकर मतलब कर के ऊपर जो कर लगता है उसको क्या बोलते हैं, उपकर। मतलब जितना कर देना है उसमें भी और कर लगे, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। तो 8700 रुपये तो उसके पास था टैक्स देने के लिए, लेकिन देखो उपकर लास्ट में नीचे में दिया है। शिक्षा उपकर कितना है, 2%, तो इसका 2% निकालो पहले 8700 रुपये का। यहाँ लिखना ना उपकर, उपकर के बाद शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर 2%, उसके बाद ऐसा करके ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों चला जाएगा, ये दोनों चला जाएगा। अब देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल किया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174 रुपये हो गया। शिक्षा उपकर के अलावा और क्या उपकर है, उच्च शिक्षा उपकर है ना। तो उच्च शिक्षा उपकर वो कितना है, वो 1% है। तो 8700 का 1% कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो गया, ये दोनों जीरो गया, कितना हो गया 87। तो इतना तो उसको देना ही था। इसके अलावा उसको उपकर मतलब इस टैक्स के ऊपर और टैक्स देना पड़ रहा है जो कि इतना है और इतना है। तो लास्ट में इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो कुल देय आय, टोटल कितना आय वो दे रहा है, सॉरी आय बोलता हूँ, कुल देय कर, टोटल कितना कर दे रहा है वो 8700 प्लस 174 प्लस 87। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8,961 रुपये, और ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। 5 स्टेप बोला था, 4 स्टेप में ही हो गया। तो चौथा स्टेप में क्या किए, जितना देने लायक बचा था हमारे पास कर, उसके ऊपर हमको और कर देना था, उसको निकाले हम। शिक्षा उपकर 2% निकाले, ये परसेंट निकालना तो इजी है, समझ में आता होगा। 1% निकाले, ये दोनों निकला, फिर लास्ट में इन तीनों को जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम इस बड़े क्वेश्चन को 4 स्टेप में हल किए, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन को मैं आराम से एकदम डिटेल में जाकर समझाया, दूसरा क्वेश्चन को उससे तेज समझेंगे क्योंकि इसमें भी वही सब है। तो क्वेश्चन देखो पढ़कर कि जितना ज़रूरत है उतना उतना पढ़ते जाते हैं, पूरा पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। नवीन का जो है वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन कितना था, 7,20,000। स्टेप अब पता चल गया है, हम सीधा सीधा आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुल उसका आय कितना था, कुल आय उसको मिल रहा था 7,20,000, ठीक है। तो हम देखो सीधा सीधा फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि वो कितना दान कर रहा है वो देखना है। तो दान कितना कितना कर रहा है वो ये देखो सीधा क्वेश्चन में जाकर देखो, वह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया, ठीक है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा का किस्त जमा किया, 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र निवेश किया, ये तीनों चीज़ वो जमा किया है, ये दूसरा स्टेप का है।
अनाथ आश्रम में देखो 50,000 15,000 रुपये दान किया है, जिसका 50% कर मुक्त है। तो दान किया ये, ठीक है, इसको लिखना पूरा, ठीक है। दान पहला स्टेप में अनाथालय में दिया, अनाथालय में कितना दिया, 15,000 दिया। लेकिन हमको 15,000 से मतलब नहीं है, हमको इसके 50% से मतलब है, क्योंकि इसका 50% तो कर मुक्त है, लिखा है सीधा सीधा। तो 15,000 का 50% कितना हो जाएगा, पूरा निकालना ना आप इसको, 15,000, फिर जिसका 50% मुक्त है लिखना, फिर 15,000 का लिखना, 50% निकालोगे तो 15,000 का 50% निकालोगे तो 7,500 मिलेगा। तो अनाथालय में टोटल ये कितना दान कर दिया, 15,000, लेकिन जिसका टैक्स हमको कितने का देना है, 7,500 का, ठीक है। इतना हो गया, ये पहला स्टेप। और दान दिया है क्या, और दान नहीं दिया, ठीक है। तो इतना है, तो इसमें इसको घटा देते हैं सीधा सीधा। अब कितना हो गया राशि जिसका कर देना है, तो कर योग्य राशि कितना हो गया, कर योग्य राशि, पहला स्टेप देखो इसमें छोटा तरीके से ख़त्म हो गया। 7,20,000 में से 7,500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7,12,500, ठीक है, इतना बचेगा। ये पहला स्टेप था, पहला स्टेप को अब ख़त्म कर दे रहे हैं, इसको लिख लिए रहना, इसको ऊपर ही में लिखना है हमको, 7,12,500 राशि टोटल, ठीक है, कर योग्य राशि, इतना बच गया। अब सेकंड स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, वो जितना जितना जमा किया है उसको देखना है। तो जमा देखो फटाफट कहाँ कहाँ किया है, वो 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में किया है। उससे पहले क्या है, भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक। तो भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक किया है, हमको सालाना निकालना है, तो साल का निकालने के लिए 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48,000 रुपये वो भविष्य निधि में जमा किया। उसके बाद 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा का किस्त किया, बीमा बटाया है कितना, 20,000। ये क्वेश्चन लोग अभी ना अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जब खुद कमाओगे और टैक्स पटाना रहेगा ना, तो ये सब आपको याद आएगा उस टाइम पे। बीमा में इतना जमा किया और एक 30,000 रुपये का पत्र खरीदा। तो पत्र खरीदा है कितने का, 30,000। तो टोटल कितना हो गया, कुल जमा राशि कितना हो गया, मतलब उसके द्वारा निवेश किया गया है ये सब। तो कुल जमा राशि कितना हो जाएगा, 30, 20, 50 और 48, 98,000। 98,000 हो गया। अब इस 98,000 को हम क्या करेंगे, कर योग्य राशि से घटा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखोगे, अगला लाइन, कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, या अब लिखना ना, अब कर योग्य राशि, इससे भी कम हो जाएगा क्योंकि इतना तो जमा कर दिया है वो, इसका कर देना नहीं पड़ेगा। तो 7/12 में से 98 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 6,14। तो अब इसको कितना करना है, 6,14,000 रुपये का कर देना है, ठीक है। तो अब कर योग्य राशि कितना हो गया, 6,14, ठीक। सेकंड स्टेप क्लियर, ख़त्म। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, देखो कितना कितना उसको छूट मिल रहा है वो। और इस क्वेश्चन में यहीं पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये दोनों तो आराम से कर लोगे आप, जमा करके कितना किया उसको जोड़ के इससे घटा दिए, कितना वो दान किया उसको जोड़े आपस में सबको और कुल ऐसे घटा दिए, तो 2 स्टेप तो ईजी हो जाएगा। मेन स्टेप है थर्ड स्टेप को ध्यान से समझना। अब देखो क्या है, इसके पास कितना आय बच गया, 6,14,000 रुपये बच गया, ठीक है। तो अब देखो जो वो दिया है, टेबल दिया है, उसमें 2 लाख रुपए तक का कोई आय नहीं देना है। पहला लाइन समझ में आया। दूसरा क्या है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में 10%, और तीसरा 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%। तो अब ये देखो, ये 6 लाख किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। ये सब लिखोगे अब, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, जो क्या बोलते हैं उसको, दर, कितना परसेंट वाला बात चल रहा है वो चलेगा। तो सबसे पहला देखो हम क्या दिख रहे हैं हमको, ये 6 लाख जो है ये 5 व 10 के बीच में है ना, 5 लाख व 10 लाख के बीच में है। तो 5 लाख और 10 लाख के बीच में है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अब ये होगा कि पहले तो देखो कितना है, 6,14,000 है, 5 और 10 के बीच में है। तो देखो प्रथम 5 लाख रुपए तक का बात कहाँ हो रहा है, पहले में और दूसरे में हो रहा है। तीसरे में तो 5 लाख एक हो जा रहा है ना, तो 5 लाख तक का बात हो रहा है 1 और 2 में। तो प्रथम इसके 6,14,000 के प्रथम 5 लाख में कौन कौन सा कर वो लगेगा, शर्त लगेगा। तो उसमें शर्त 1 और 2 लगेगा, 1 व 2, क्योंकि 1 और 2 दोनों में 5 लाख का बात है।
5 लाख से नीचे है और 5 लाख है। तो ये पहला ये समझ में आया। और दूसरा क्या है देखो, इसके अलावा शेष कितना बच जाएगा, 6,14,000 में से 5 लाख का तो इधर हो गया, तो बचा कितना, 1,14,000 शेष बचा। तो 1,14,000 में लगेगा शर्त 3, है ना, क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर का राशि है। तो 5 लाख से ऊपर का राशि के लिए जो शर्त 3 है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच वाला वो लगेगा। तो कैसे कैसे लगेगा, अब इसको देखना, समझने का प्रयास करना। तो क्या होगा हमारा, जो प्रथम 5 लाख है, कहाँ है ये, 6,14,000 में से प्रथम जो 5 लाख है, 5 लाख है, उसमें 2 लाख रुपए तक का छूट है। देखो 2 लाख रुपए तक में कोई आय नहीं देना है, तो इसमें से 2 लाख रुपए सीधा सीधा घटा दो। ठीक है, प्रथम 5 लाख में से 2 लाख रुपए में आय नहीं देना है, तो घटा दिए, कितना बचा, 3 लाख बचेगा। अब ये हम दूसरे शर्त में चलते हैं। दूसरे शर्त में क्या है देखो, 2 लाख से 5 लाख के बीच वाला आ गया ये कंडीशन। तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना देना है, 10% देना है। तो 10% कितना हो जाएगा, 30 लाख का, 3 लाख का, सॉरी 3 लाख का 10% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो गया। ये शर्त 1 और शर्त 2 हो गया। शर्त 1 के अनुसार 5 लाख में से 2 लाख का टैक्स नहीं देना था, तो 3 लाख बच गया, शर्त 1 खत्म। शर्त 2 बोल रहा है कि अब ये 2 लाख और 5 लाख के बीच में है, तो इसका 10% देना है, तो 30,000 हो गया। अब शर्त 3 क्या बोल रहा है, शर्त 3 बोल रहा है कि जो शेष बचा है 1,14,000, है ना, इसका कितना देना है, 20% देना है। तो 1,14,000 का 20% निकालते हैं, इसको लिख लेना। तो अब शर्त 3 के अनुसार क्या लिखेंगे, 1,14,000 का 20% कितना हो जाएगा, ये दोनों गया, ये गया, ये गया, कितना हो जाएगा, 22,900 रुपये। ठीक है, 1,14,000 का 20% कितना हो जाएगा, 22,900 रुपये। तो ये हमारा स्टेप 3 जो चल रहा है, कितना कितना कर देना था वो, तो 3 शर्त था, तीनों शर्त के अनुसार हम तीनों चीज़ कर लिए। पहले में ये आया, दूसरे में ये आया, तीसरे में ये आया। अब ये देखो टैक्स अब कितने कितने का देना है, क्या क्या बच रहा है, इसका 10% निकाल लिए, है ना, इसका 10% पहले में ये आया था, दूसरे में ये आया था और तीसरे में ये आया है। तो हमको इतना पूरा नहीं देना है, इसका 10% देना था, कॉलम में दिया है देखो, 3 लाख का 10% दिए, तो 30,000 आ गया। शेष राशि का 20% देना था, क्योंकि वो 5 लाख से ऊपर का था, तो इतना आ गया। तो कुल कितना हो गया, है ना, कुल देय आय कितना हो गया, कुल देय आय हो गया 30,000 और 22,900 को जोड़ना है अपने को। तो 30,000 और 22,900 को जोड़े तो कितना आ गया, 52,900, ठीक, रुपए, इतना आ गया। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया ख़त्म। अब तीसरा स्टेप के बाद क्या करेंगे, चौथा स्टेप में जाएंगे। चौथा स्टेप क्या था, उपकर वाला था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स देना है। तो 52,900 रुपये अभी तक हमको टैक्स देना निकल रहा है, लेकिन इसमें टैक्स और क्या क्या देना है, शिक्षा उपकर 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 1%। देखो तीसरा पे एक और चीज़ दिया है, सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है। तो 1 लाख रुपये तो हुआ ही नहीं था हमारा, बचत तीनों को जोड़े थे हम, तो बचत को जोड़े थे तो कितना आया था, 98,000 आया था। तो उसका टेंशन नहीं है इस लाइन का भी, इस क्वेश्चन में। तो हम इसका हमको 2% और 1% पारी पारी देना है, तो टोटल 3% देना है, तो 3% ही निकाल देते हैं टोटल। तो उपकर कितना हो जाएगा, लिखना ना यहाँ पे, शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, क्या है, उच्च शिक्षा ना, हाँ, उच्च शिक्षा उपकर कितना है, 2, एक ठोका और एक ठोका 1 है, तो 3% इसका निकालेंगे। तो 52,900 का 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों गया, ये दोनों गया। अब इसका पूरा करके देख लो, 9 × 27 का 7 हासिल किया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 5 × 15, मतलब 1,587 रुपये। ये क्या हो गया, टोटल उपकर हो गया, कर के ऊपर का कर हो गया, कितना, 1,587 रुपये। तो अब कुल देय आय कितना हो जाएगा, अब कुल देय आय हो जाएगा तुम्हारा 52,900 तो आया ही था, ये दे 52,900 आया था, इसमें 3% एक्स्ट्रा हमको और देना पड़ा, तो कितना हो गया, प्लस 1,587। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 54,487। तो ये क्या हो गया हमारा, इतना रुपए हमको करना क्या है, टैक्स देना है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही था पहले क्वेश्चन जैसा, और 4 स्टेप में इसको भी हम क्लियर किए, समझ में आया होगा। ये जोड़ने घटाने वाला आप देख लेना, बाकी स्टेप को समझिए, स्टेप ईजी है, स्टेप समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन छोटा है और इतना परपंच भी इसमें है नहीं, आराम से समझ में आएगा। देखो वित्तीय वर्ष दिया है 2008-9 में, रमेश का कुल वार्षिक आय कितना है? 3 लाख। तो कुल इसका वार्षिक आय कितना हो गया? वार्षिक आय हो गया 3 लाख। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी स्टेप्स में। क्या क्या स्टेप था? पहला स्टेप जो जमा किया है वो, तो देखो कितना जमा किया है। तो इस क्वेश्चन में देखो वो सभी से मतलब जमा नहीं, सॉरी, दान कितना किया है, दान था ना पहला। तो दान कितना किया है? देखो दान इस क्वेश्चन में वो किया ही नहीं है। 12,000 वार्षिक जमा किया है और 1,000 रुपये मासिक जमा किया है, दान नहीं किया है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया? क्लियर हो गया यहाँ से। तो अब हमारा पहला स्टेप हो गया ख़त्म। हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या था? जमा कितना किया वो। अब इस क्वेश्चन का ये पहला स्टेप हो गया, हमारे सीखने के अनुसार दूसरा हो गया, क्वेश्चन के अनुसार पहला हो गया। ठीक है, ये सब लिखना मत, ये सब दिमाग में रहेगा। ठीक है, मतलब ये स्टेप स्टेप मत लिखना, ये जमा दान ये सब लिखना। तो जमा देखो कितना कितना किया है। वो सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह किया है। भविष्य खाते में कितना किया है? 1,000 रुपये प्रति माह, मतलब 12 माह तक किया है। तो कितना हो गया? 12,000 रुपये यहाँ से जमा किया हो गया। दूसरा एक और जमा किया है 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा। आपके घर में भी पटाते होंगे बीमा, तो वो सब यहाँ फ़ायदा मिलता है इसलिए पटाते हैं। वो कितना है? 12,000 रुपये। तो टोटल जमा कितना किया हो गया उसका? 24,000। अब इस 24,000 में, मतलब इस 24,000 को अब इसमें घटा देंगे तो पहला स्टेप हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब कर योग्य आय कितना हो गया हमारे पास? कर योग्य आय या कर योग्य राशि लिख सकते हो। वो कितना हो गया? 3 लाख में से 24,000 चला गया, 3 लाख में से 24,000 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2,74,000 76 बचेगा क्या? 2,76,000 रुपये। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं थर्ड स्टेप में, मतलब हम इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप हो जाएगा वो। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास? जो दर वाला कुछ सेक्शन आ गया, परसेंट वाला, तो वो क्या कहलाता है? देखो कर योग्य आय कितना हो गया? कर योग्य आय 2,76,000। अब दर के बारे में क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो दिया है कि 1.5 लाख रुपए तक कोई आय नहीं देना है और 1.5 लाख से ऊपर होगा तो 10% देना है, इतना ही दिया है। और छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। तो छूट तो हमारा 24,000 ही हुआ था, है ना, मतलब जो जमा किए थे वो 24,000 ही हुआ था, 1 लाख तो पहुंचा नहीं था। तो इस क्वेश्चन में भी इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है। 1.5 लाख रुपए तक कोई आय नहीं देना है। तो 2,76,000 में, है ना, ये शर्त के अनुसार चल रहा है ना, हम क्वेश्चन मतलब हल करोगे वहाँ पे लिखना शर्त के अनुसार। 2,76,000 में से 1.5 लाख रुपए तक का कोई हमको आय नहीं देना है, तो बचेगा कितना? 1,26,000 रुपये बच गया। ठीक है, अब 1,26,000 रुपये मतलब 1.5 लाख से ऊपर हो गया, मतलब 1.5 लाख से ऊपर का राशि है ये, टोटल इतना था। तो इतने के शुरू के 1.5 लाख में हमको नहीं देना है कोई भी आय, तो इतना बच गया 1,26,000। 1,26,000 जो है 1.5 से ऊपर का चल रहा है, इसमें हमको कितना देना है? 10% देना है। देखो लिखा है 10%। तो अब 10% निकालेंगे इसका, तो 10% जब निकालेंगे मतलब शेष राशि का 10% ना, यहाँ लिखना पूरा शेष राशि जो है का 10%। तो 1,26,000 का 10% ऐसे ही निकलेगा। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना बचा? कितना बच गया? देखो 12,600 रुपये बच गया। अब ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप ख़त्म। इसमें सेकंड स्टेप में भी ज़्यादा झंझट नहीं था। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। अब ये कर योग्य आय कितना हमें आ गया? 12,600 में, यहाँ 12,600 लिख देते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा? उपकर। अब उपकर कितना कितना दे रहा है, मतलब कर के ऊपर कर कितना दे रहा है, ये देखो सीधा दिया। देखो लास्ट लाइन जहाँ शिक्षा उपकर दिया 3% है, मतलब वो 12,600 में 3% और दे रहा है शिक्षा उपकर के लिए। तब कितना बचेगा? 6 × 18 का 8 हासिल किया 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 378 रुपये वो एक्स्ट्रा और दे रहा है, टैक्स के ऊपर इतना टैक्स और दे रहा है। तब टोटल कुल दे कर कितना हो जाएगा? कितना देना पड़ेगा इसको? अब
12,600 तो दे ही रहा था। अब इसके ऊपर टोटल और टैक्स दे दिया कितना, 378 रुपये। तो अब कितना हो गया, 12,978 रुपये का इसका टैक्स हमारा बन गया है ना, कर। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में जो जो दिया था हम उसको लेकर चले और लास्ट टाइम हम अपना आंसर ले आए। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम खत्म करते हैं। 3 क्वेश्चन देख लिए, तीनों क्वेश्चन ईजी तरीके से मैंने समझाया। अगले पार्ट में 4 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्योंकि अगले पार्ट हम इससे थोड़ा तेज चलेंगे, क्योंकि शुरू था, समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस प्रकार के क्वेश्चन से डर लगता है। हमने आराम से 4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म किया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।